नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी क्लासिक वीडियो सीरीज के अंतर्गत। साथियों, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इतिहास, सामान्य ज्ञान, भारत में होने वाली सभी जो कंपटीशन की एग्जाम है उनके अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं। इतिहास से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे बन सकते हैं और पिछले एग्जाम पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावित किया है। आपके आगामी एग्जाम जैसे आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, गैंगमैन, पटवारी, एलडीसी, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप हमारे वीडियो के साथ में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों, चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? हमारे पास में चार ऑप्शन है। ए है 1857 ईस्वी, बी है 1793 ईस्वी, सी है 1799 ईस्वी और डी है 1769 ईस्वी। तो हमारा साथियों राइट जो आंसर है वो कौन सा होगा साथियों? 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते हुए क्या की थी साथियों? वीर गति प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 2 साथियों, आप देख सकते हो, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार उद्देश्यों के कारण बलवित हुई थी या हुई है? साथियों, जो महात्मा बुद्ध थे उनके मन में वैराग्य भावना है, जो वो कौन सा दृश्य उन्होंने देखा जिसके कारण से उनके अंदर वैराग्य की भावना है जो प्रबलित हो गई या बलवत हुई थी? हमारे पास में पहला ऑप्शन है बूढ़ा, रोगी, मृत, सन्यासी, या फिर बी के अंदर है अंधा, रोगी, लाश और सन्यासी, सी ऑप्शन के अंदर लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी और डी के अंदर है युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कई बार ये भी है जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर है जो पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है साथियों? बूढ़ा, रोगी, मृत और सन्यासी। तो इसमें साथियों हमारा ऑप्शन है जो ए वो राइट है। आपको ध्यान रखना है इन चार कारणों को वजह से है जो महात्मा बुद्ध के अंदर वैराग्य की भावना हो गई और उसकी वजह से उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया था। प्रश्न नंबर साथियों 3, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? हमारे पास में चार ऑप्शन है साथियों और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार है जो कंपटीशन के अंदर है इसको पूछ लिया गया है। तो साथियों आप देख सकते हो, सम्राट अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो उनकी पत्नी है वह है साथियों कारुआ की। ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान रखना है इसने सबसे ज्यादा सम्राट अशोक को क्या किया था साथियों? प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 4, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? हमारे पास में चार राजवंशों के नाम हैं, उनमें से हमें यह देखना है कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। साथियों ये भी क्वेश्चन है जो कई बार है जो एग्जाम के अंदर है जो पूछ लिया गया है, तो हमें ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है मौर्य वंश, बी है गुप्त वंश, सी कुषाण वंश और डी कर्ण वंश। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर है वह है मौर्य वंश। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा साथियों? राइट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 5, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कई बार है जो एग्जाम के अंदर है ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो सबसे प्रथम पढ़ने वाला सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो अंग्रेज था वो था साथियों जेम्स प्रिंसेप। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा है लेखक है साथियों? जेम्स प्रिंसेप थे, जिसने सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले इसी ने जो पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम के अंदर है कई दफे पूछ लिया गया है। सबसे पहले है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी साथियों? आप सभी को पता होना चाहिए पावापुरी के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर सी पावापुरी है जो राइट आंसर है। तो साथियों पावापुरी के अंतर्गत है जो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 7, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? वो कौन सा विदेशी दूत था जिसने अपने आप को भागवत घोषित किया था?
तो साथियों वो था हेलिओडरस। कौन सा था साथियों? हेलिओडरस। हमें ध्यान देना है, हमारा ऑप्शन नंबर है जो बी है, ये राइट आंसर है। हेलिओडरस था जिसने जो अपने आप को भागवत घोषित किया था। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हेलिओडरस हमारा राइट आंसर है। ये भी है जो कई दफे जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 8, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार है जो कंपटीशन के अंदर है जो प्रतियोगिता एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो साथियों हमारे पास में 4 ऑप्शंस है, ए है लोहा, बी है कांसा, सी है तांबा और डी है सोना। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर है वो है तांबा। तांबा जो धातु है उसको साथियों वैदिक कालिक लोगों ने सर्वप्रथम है जो प्रयोग कर लिया था। आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वाक्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वाक्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। इससे है जो हल संबंधी पहला अनुष्ठान का है जो वर्णन मिला है। प्रश्न नंबर 10 साथियों, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार है जो ये भी है जो प्रश्न है जो पूछ लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य भाग में की गई है और पद में भी की गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें ध्यान रखना है यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद दोनों के अंदर की गई है। प्रश्न नंबर 11, मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, बी में लिख रखा है वह 1000 सैनिकों को प्रदान था, ऑप्शन नंबर सी उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था और डी वह 1000 दिनार प्रतिदिन दान करता था। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है साथियों ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ साथियों। मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक किन्नर था साथियों। उसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण उसका एक अन्य नाम 1000 दिनार पड़ गया। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदकर 1998 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बैठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। मलिक काफूर। तो आपको ध्यान देना साथियों, इस प्रकार से जो मलिक काफूर को जो 1000 दिनार कहा गया था। प्रश्न नंबर साथियों 12, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? आपको ध्यान देना प्रश्न पर साथियों नहीं था। तो साथियों कुओं का निर्माण का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था, बी ऑप्शन खंभों का निर्माण का भी साथियों ज्ञान था, सी की अगर हम बात करें ऑप्शन नालियों का निर्माण ये भी था साथियों हड़प्पा वासियों को। लेकिन ऑप्शन हमारा जो बी है मेहरबानों का निर्माण, इसका है जो ज्ञान हड़प्पा वासियों का नहीं था। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा साथियों। आपको ध्यान देना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर है जो कई दफे पूछ लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित एक कुआं और स्नान घर हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरातत्व स्थल है। यहाँ पर 6:6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका आकार 50 × 20 मीटर है और कुल क्षेत्रफल है जो 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार नगर मंडी के बाहर रावी नदी के निकट स्थित थे। हड़प्पा के एक टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। इन चबूतरों में ईंटों को खड़े रूप में जोड़ा गया है। प्रत्येक चबूतरे का व्यास 3.20 मीटर है। हर चबूतरे में संभवतः ओखली लगाने के लिए छेद था। इन चबूतरों के छेदों में राख,
जले हुए गेहूं तथा जौ के दाने एवं भूसा के तिनके मिले हैं। और मोर्टिमर हीलर का अनुमान है कि इन चबूतरों का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जा रहा होगा हड़प्पा। तो इस प्रकार से साथियों मेहरबानों का निर्माण का ज्ञान है जो हड़प्पा वासियों का नहीं था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? हमारे पास में 4 ऑप्शन है साथियों। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी राजा राम मोहन राय और डी महात्मा गांधी। तो आपको ध्यान देना है साथियों, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी एग्जाम के अंदर साथियों कई दफा जो क्वेश्चन से पूछ लिया है। मैं आपको थोड़ा जो व्याख्या करके इसको बताता हूँ साथियों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था साथियों। विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए थे। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक महत्वपूर्ण जीत थी। लेकिन इस समय तक देशवासियों में एक नया वर्ग पैदा हो गया था, जिसका विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैधानिक आंदोलन विफल सिद्ध हुए हैं और भारत में स्वराज प्राप्ति के लिए और प्रभावपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रकार से साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को है जो क्या कहा गया है? बिगर ताज का बादशाह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर साथियों 14, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है साथियों। ए है कुनाल, बी है राखीगढ़ी, सी है देमाबाद और डी है बनवाली। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो हमें ध्यान देना है साथियों। हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देमाबाद वो स्थान है जहाँ पर हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज की थी। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा की घाटी पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी स्थल है। देमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्रपाषाणकालीन युगीन जीवन व्यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थान का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि महाराष्ट्र के आदि इतिहास संबंधी जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है। देमाबाद में तांबे की 4 वस्तुएं मिली हैं: रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गधे और हाथी की आकृति, जिनमें प्रत्येक ठोस धातु की बनी है। इनका वजन कई किलो का है, परंतु ये वस्तुएं उत्खलित स्थिराकृति संदर्भ की है, इसमें संदेह है कि देमाबाद। प्रश्न नंबर साथियों 15, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? पहला है साथियों घर त्यागने के बाद, बी इंद्रियों को जीतने के बाद, सी ज्ञान प्राप्त करने के बाद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है साथियों ए। कौन सा है साथियों? ए, घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। प्रश्न नंबर 16, मोहनजोदड़ो के स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। इसका पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा कुषाण काल, सी शुंग काल और डी सातवाहन काल। तो हमारा राइट आंसर है साथियों कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 क्या है साथियों? भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? हमारे पास में 4 ऑप्शन है साथियों। पहला है ए, भारत में निर्यात से अधिक आयात का होना, ऑप्शन नंबर बी भारत से सोना चांदी विदेशों में ले जाना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा का पलायन, ऑप्शन नंबर डी जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर साथियों डी है जो राइट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, उसको क्या कहा जाता है? भारत में धन का निष्कासन। प्रश्न नंबर 18, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफे है जो एग्जाम के अंदर इसको है जो पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान देना है। सिंध का बाग और मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो आप देख सकते हो, पहला है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोहतक। तो इसका राइट आंसर है साथियों मोहनजोदड़ो। ऑप्शन हमारा जो सी है वो है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग और यह मृतकों का टीला है जो हड़प्पा सभ्यता में कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक गुप्त योजना के अनुसार की गई, ये किस पुस्तक में लिखा गया है? हमारे पास में 4 पुस्तक हैं साथियों।
पहला है नवजीवन, बी इंडिया टुडे, सी दे पॉवर्टी एंड और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी है गोरा। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी इंडिया टुडे। कई दफे ये भी प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? हमारा राइट आंसर होगा साथियों मंसूर अल लाज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है जो राइट होगा।